बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज हम कुछ नए रिस्क कवर कर लेते हैं जो कि रिस्क होंगे रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कभी किसी कंपनी के ऑडिट पे जाएं तो हो सकता है आपको एनजीओ का ऑडिट मिल जाए, तो वहाँ पे बकाया तमाम रिस्क के साथ साथ जो हमने सीखे हैं कुछ स्पेसिफिक रिस्क भी होते हैं जो उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड होते हैं, तो वो देख लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। आपने मुझे लगता है कि माशाल्लाह से अकाउंटिंग FR1 में सीखी हुई है। किसकी? ASNPO की। कुछ याद आ रहा है? जिसको आपको खौफ आता था कि यार बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, वो सारी चीज़ें। तो खैर अब वो वापस से यहाँ आ गया, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिट। चलें जी, अगर मैं ये कहूँ कि भाई हम बात कर रहे हैं किसी NPO की, तो लेट्स से ये एक NPO है, सही है भाई। ये NPO के जो फंड्स आते हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आया हुआ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे तब तक आप ऑडिट, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट से आपको पता लगते हैं रिस्क कि मसला कहाँ कहाँ। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन यू विल गेट टू नो ना कि व्हाट कुड गो रॉन्ग। यानी हमारी EY की ज़बान में हम कहते हैं जब आप अंडरस्टैंडिंग लें तो आप मार्क कर लें व्हाट कुड गो रॉन्ग, यानी किसी एरिया में क्या मसला हो सकता है। दीज आर कॉल्ड व्हाट कुड गो रॉन्ग। फिर वो कहता है कि देखो व्हाट कुड गो रॉन्ग के अगेंस्ट में कंट्रोल्स क्या हैं, वो आगे सीखेंगे। अगर कंट्रोल्स हैं तो मतलब वो रिस्क क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर कंट्रोल्स नहीं है तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर वो बोलते हैं इस व्हाट कुड गो रॉन्ग के अगेंस्ट में आपने काम क्या किया। तो वो सारी पूरी ट्रेल है जो हम सीखेंगे भी ऑल टुगेदर ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। चलिए खैर, NPO के फंड्स कैसे आते हैं? डोनेशन के जरिए, ऐसा ही है। और या तो आप कह लें सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अगर मैं NGO की बात करूं तो NGO के अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं होती, वो हाँ उसमें सिर्फ डोनेशंस होते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि ये जो सब्सक्रिप्शन की बात है ओनली एप्लीकेबल टू NPO, यहाँ पे हम कह रहे हैं ये NGO की बात हो रही है। अच्छा अब ज़रा बात समझें, कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके। अब मैंने कहा कि भाई आपने जो है वो मल्टीपल लोग लगाए हुए हैं, सही जी। ये क्या करते हैं? कैश कलेक्शन। सही, ये क्या करते हैं भाई? कैश कलेक्शन। अच्छा, किसके जरिए करते हैं? डोनेशन बॉक्सेस के जरिए। अगर आप लोगों का ऑडिटर वाला दिमाग बन चुका है तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ऑनलाइन वालों आप बता सकते हैं, आप बताएं कि कैश कलेक्शन थ्रू डोनेशन बॉक्सेस में क्या रिस्क है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, बिल्कुल सही। कैश चोरी होने का खदशा, क्योंकि डोनेशन बॉक्स अपने आप से तो रिसीट नहीं निकाल के देता ना, इतने पैसे इसने जमा किए हैं। तो एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का रिस्क है। तो यानी हम ये कहें कि अगर कैश कलेक्शन थ्रू डोनेशन बॉक्सेस है तो देयर इज अ रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ कैश या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, एज द पर्सन कलेक्टिंग द कैश माइट मिस एप्रोप्रिएट द कैश, एज द पर्सन कलेक्टिंग द कैश माइट मिस एप्रोप्रिएट। अच्छा तो अब देखो, ये जब आपने देखा ना, आपने बोला यार मसला तो है ना कि कलेक्ट करके आ रहा है, अब तो उसने 1 लाख रुपए जमा किए, तुम्हें ला के दे रहा है 80,000 रुपये। उसने 1 लाख रुपए जमा किए, ला के दे रहा है 80,000 रुपये। तो जब 80,000 रुपये तुम्हें ला के दे रहा है तो मतलब बीच में से गायब है, और तुम्हें कैसे पता लगा? वो तो यही बोलेगा ना भाई 80 आए थे। अब डू यू हैव एनी अदर सोर्स ऑफ एविडेंस? नहीं, क्योंकि आप तो ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर व्हाट इफ मैं कहूँ कि मुझे डोनेशंस रिसीव हों, सही जी, व्हाट इफ अगर मैं ये कहूँ कि मुझे डोनेशन रिसीव हों हाँ भी थ्रू बैंकिंग चैनल, तो हमने कहा भाई ये लिख लेते हैं बैंकिंग चैनल।
तो आप ज़रा मुझे बताते हैं अगर बैंकिंग चैनल के ज़रिए रिसीव होंगे तो क्या कोई इशू है? क्यों? अकाउंट में आ गए, सिक्योर्ड हैं, सीधा सीधा हिसाब किताब है, यहाँ तक कोई मसला? ये हिसाब किताब सही हो गया, क्लियर है? यानी आप किसी सवाल में देखें एनपीओ के अंदर कि भाई कैश कलेक्शन थ्रू कियोस्क हो रहा है, लिखा हुआ होगा कियोस्क। कियोस्क का मतलब होता है ढिया। कियोस्क का मतलब क्या होता है? ढिया। हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, आप मस्जिद के बारे में देखेंगे वो ढिया लगा हुआ होता है कि भाई इसके अंदर पैसे जमा कर लें। मॉल्स में जाएंगे तो ढिया लगा हुआ होता है भाई इसके अंदर पैसे डाल दें, तो वो पैसे तो वो ढिया ही गायब हो जाता है। समझने की बात, तो ये ढिया ही गायब हो जाएगा, तो वो वैसे ही मिस एप्रोप्रिएशन का रिस्क रखता है। बात क्लियर? तो आपको बीइंग एन ऑडिटर अगर आप रिस्क है तो ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, क्लियर है? चलिए जी आगे। फिर हमने कहा अच्छा फिर इसके लिए तरीक़ाकार ये होता है, कंट्रोल्स की बात बता रहा हूँ, तरीक़ाकार ये होता है कि वो बोलता है कि भाई हम सुपरवाइज़र को भी भेजते हैं जो कि मॉनिटर कर रहा होता है एक्टिविटी। ये इसके ऊपर क्या लग गया? कंट्रोल। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे कैश का रिस्क ज़्यादा है, उसका आप फिर क्या कर सकते हैं? सही जी। खैर आगे फिर हमने कहा चलें जी ये भी बात समझ आ गई, इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। हमने कहा सर एक स्पेसिफिक रिस्क समझ आ गया ये वाला। अच्छा अब आपको ये भी बात समझ आएगी कि बाज़ औक़ात आपको मिलता है इन काइंड, सही है? लेट से आपको लैंड मिल गई, बिल्डिंग मिल गई, सही है जी, कंप्यूटर मिल गया, या ऑल टुगेदर कोई, तो क्या लोग नहीं देते? किसी ने हबीब पब्लिक स्कूल के बारे में सुना हो? अच्छा अब हबीब पब्लिक स्कूल इज़ अ एनजीओ। हबीब पब्लिक स्कूल इज़ अ एक ट्रस्ट के तहत बना हुआ है, एक ट्रस्ट के तहत बना हुआ है। अच्छा अब वो जो हबीब पब्लिक है ना, वो हबीब ग्रुप का है, HBL हो गया ये वो, तो वो डोनेशंस ना यहीं पे देते हैं। तो इतने अमीर लोग हैं, बिल्डिंग दे दी, लैंड डोनेट कर दी, फलाह बहबूद के लिए, वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है। तो मैंने खुद ऑडिट किया तो मुझे पता है कि वहाँ पे अच्छा काम ऐसे होता है कि जो नीडी बच्चे होते हैं ना, उनकी एप्लीकेशन पे लेके उनसे सिर्फ 500 रुपये फ़ीस लेते हैं, और जबकि असल फ़ीस वहाँ पे 37,000 रुपये 36,000 रुपये पर मंथ है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 500 एंड 36,000 पर मंथ, और इक्वल ट्रीटमेंट है, उनके स्पोर्ट्स वगैरह सब सेम होता है। ये तो मैंने खुद देखा है वहाँ पे। तो खैर समझने की बात यह है कि मैं तो जब इसका ऑडिट करने गया तो मेरा रिस्क ये था, आपको शायद याद हो नहीं हो, FAR 1 लेवल पे आपको जो कंट्रीब्यूशन मिलता है, कंट्रीब्यूशन इन काइंड, वो किस पे रिकॉर्ड होता है? वेरी गुड यार, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। अब आपको तो रिस्क ये है ना कि क्या ये फेयर वैल्यू एप्रोप्रिएट है या नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ रिस्क दैट कंपनी माइट ओवरस्टेट द वैल्यू ऑफ डोनेशन इन काइंड। सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। अच्छा आप इसको, आप फॉर एग्जांपल कुछ आप NGOs में जाएंगे, वहाँ पे आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे डोनेटेड। अब एडी में जाएंगे तो आपको वहाँ पे व्हील चेयर्स मिलेंगी डोनेटेड, ऐसा है, लोग देके जाते हैं। तो जब व्हील चेयर डोनेटेड मिली तो उसने क्या किया भाई, व्हील चेयर को डेबिट किया, सही है जी, और इनकम को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट है ना। और अगर आप डेफल मेथड पे होंगे, वो तो आपका अलग गेम है, तो उसको डेफर कर देंगे। जैसे जैसे वो डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे ही ये इनकम में ट्रांसफर होगा। बात समझ आ रही है? तो अपने एसेट्स को ओवरस्टेट दिखाने के लिए कि लोग और डोनेशंस दें, तो वो ओवरस्टेट कर सकता है इसको। तो हम क्या कहेंगे कि भाई हम कहेंगे देयर इज अ रिस्क दैट कंपनी माइट ओवरस्टेट इट्स एसेट्स रिसीव्ड एज अ डोनेशन इन काइंड। तो ये आपका रिस्क आता है। मतलब आप देखें, समझें तो आपको पता लगता है कि ये मसले हो सकते हैं। तो अगर एक बच्चा है जिसको ये तमीज़ ही नहीं है, तहजीब ही नहीं है कि ये रिस्क हो सकता है, वो क्या करेगा? मैनेजमेंट उसको बोलेगी देखो ये डोनेशन आई थी, ये मैंने इस पर रिकॉर्ड कर ली, बोलेगा अच्छा सही है। पर क्या उसको अच्छा सही है बोलना चाहिए? उसको ये चेक करना चाहिए फेयर वैल्यू ये है भी या नहीं भी। तो गूगल पे आराम से प्राइसेस मिल जाते हैं, आप देखें उस वक्त के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, तो आप देखें उसके करीब करीब तो होना चाहिए ना। आपको एक तो डोनेशन इन काइंड मिल रहा है, ऊपर से आपने छप्पर फाड़ के उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया हुआ, तो आप सही रिकॉर्ड करें उसको। अगर कैश डोनेशन मिला आपको, वो तो सीधी सीधी इनकम है, उसका तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे, वो तो अलग से केटर हो गया। पर अगर डोनेशन इन काइंड है तो उसका ये मसला है कि
जो एनपीओ है वो माइट ओवरस्टेट द एसेट्स। बात क्लियर है? चलें जी, ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो, यहाँ तक क्लियर है बात? ये भी बात समझ आती है? आगे लेके चलते हैं। हाँ जी जल्दी बताओ। कोई फर्म करती है, हैदर बीमजी वगैरह होता है, ऑडिट होता है, इसका होता है, एआरडीटी का ऑडिट होता है, हम भी तो एनपीओ हैं, है ना? इधर चलो। पर एसेट्स ओवरस्टेट करके क्या फ़ायदा? हाँ भाई बताओ, एसेट्स ओवरस्टेट करके क्या फ़ायदा? ज़्यादा डोनेशंस मिलेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई देखो इतने नंबर ऑफ डोनेशंस एंड काइंड आते हैं हमारे पास, तो लोगों को तो वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना। ऐसा ही है, क्योंकि जितनी एसेट बेस ज़्यादा होगी किसी एनजीओ की तो लोगों की रिलायंस उस पर। सिमिलरली यूँ देख लो, कंपनी के केस में देख लो, कंपनी के केस में देख लो आप लोग, कंपनी के जितने एसेट ज़्यादा होंगे, जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उतनी उसकी ईपीएस, लोगों का परसेप्शन होगा यार इतना अच्छा कमाती है, जबकि हो सकता है फेक सेल्स हो। तो सेल बुक किए जाओ, रिसीवेबल बढ़ाए जाओ, कोई कस्टमर भी नहीं है, फेक रिसीवेबल है। अनलेस के ऑडिटर आया उसको राइट ऑफ कराए तो प्रॉफिट वापस नीचे आ जाएगा, क्योंकि आप तो एसेट बेस इंक्रीज करते जा रहे हैं ना। आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक को बोलेंगे वेरी गुड, अब बैंक को बोलेंगे बैंक देखो यार मेरे पास तो इतने रिसीवेबल से आएंगे, तुम्हें पैसे दे दूंगा, उससे पैसे ले लिए ना, वहाँ से आएंगे ना उसको जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये घुमाने का तरीका होता है। तो ये इसलिए नहीं, क्योंकि हमने तो पहली क्लास में सीखा है, ऑडिट होता है इसलिए टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। तो कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर तब इनहांस होता है जब हम उसको ओपिनियन देते हैं, अश्योरेंस देते हैं। और अश्योरेंस कैसे मिलती है? जब हम ऑब्टेन करते हैं ऑडिट। एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने से पहले, काम करने से पहले, यू नीड टू असेस रिस्क के मसला कहाँ कहाँ हो सकता है। अब देखो, अगर अप्रोप्रिएट मसलों पे नहीं पहुंचोगे तो अप्रोप्रिएटली चेक भी नहीं करोगे। एक कहानी सुनाता हूँ चलो तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। और एक XYZ कंपनी थी, आई विल नॉट कोट द नेम, मैं अभी वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी बात है वो हमारे पास अभी भी है, और लिस्टेड कंपनी नाम लूँगा तो गलत हो जाएगा। वो क्या करती है कि उसकी एक XYZ सोर्स ऑफ इनकम आती है, वो इनकम बुक तो अपने पास करती है बट पैसे गिरवाती है वो अपनी सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी होती है 100% ओन्ड, जिस पे हमारा कंट्रोल हो, आप समझे 100% ओन्ड, वो उस केस में 100% ओन्ड है। अच्छा, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, वो कंपनी कहाँ की है? दुबई की। मैं उसका पेरेंट हूँ, वो मेरी, यानी उसके शेयर्स भी मेरे पास है, मेरे शेयर्स भी मेरे पास है, तो उसकी हर एक डिसीजन मेकिंग मेरे पास है। खाली वो कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस अलग है क्योंकि वो दुबई में रजिस्टर हुई हुई है। होता क्या था कि मैं जो भी इनकम कमाऊँ पाकिस्तान में, मैं दुबई में गिराऊँ, जो भी इनकम कमाऊँ पाकिस्तान में दुबई में गिराऊँ। यानी भाई मैं उनको बोलूँ दुबई वाली कंपनी को दे दो, तो वो तो जो खरीदने वाला है वो बोलेगा भाई तुझे दूँ उसको दूँ, मेरी तो ऑब्लिगेशन खत्म ना। अच्छा, मेरा रिसीवेबल है किससे? किससे? दुबई कंपनी से। कस्टमर से क्यों नहीं है? वो तो दे चुका। अच्छा, अब गेम समझना, हमारा रिसीवेबल दुबई कंपनी इज़ अ वेरी वेल रिच कंपनी, बहुत पैसा है। धर्म में ऑलरेडी वैसे ही फ़ायदा हो जाता है, धर्म में तो वैसे ही फ़ायदा हो गया ना कि आपने वहाँ गिरा दिया, आपको तो वो रिसीव करने पैसे। आगे सुनिएगा। अच्छा, अब एक सवाल है कि सर एसेट जब डोनेशन में मिलता है तो पूरा एसेट इनकम एक साथ बन जाता है? नहीं, डेफर होता है ना। वो तो हमने सिखाया हुआ है FAR 1 में, डेफर्ड ग्रांट इनकम आपकी आती है, डेफर्ड मेथड पे डेफर्ड एसेट आता है आपका, उसको क्या करते हैं आप? डेफर्ड कंट्रीब्यूशन को। डेफर्ड कंट्रीब्यूशन भी मल्टीपल एसेट्स का होता है। और ये भी सिखाया आपको कि डेफर्ड लैंड के अगेंस्ट हो तो वो कभी PNL में सीधे जनरल फंड में जाता है, वो भी हमने सीखा हुआ है। खैर आगे फोकस के साथ कहानी पे फोकस करते हैं। हमने कहा कि भाई हमने रिसीवेबल बुक किया हुआ है किससे? दुबई वाली कंपनी से। अच्छा, मुझसे पहले जो ऑडिट किया करते थे लोग, उन्होंने कहा सब सही है, इतनी अच्छी कंपनी है, कोई बैड डेट्स का रिस्क नहीं है। मैंने कहा जरा इसको जांच पड़ताल करते हैं चल क्या रहा है, क्योंकि वो बैलेंस हो जाएगा तो 2 बिलियन का। कितना रिसीवेबल है? 2 बिलियन का। मैंने कहा कुछ तो है, मतलब मेरा रिस्क है ना, मैंने कहा भाई कुछ तो है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना, शक तो करूँ, जो आदत है मेरी। इधर मैंने कहा कि भाई अब देखते हैं कि उसके फाइनेंशियल्स में क्या आ रहा है। किसके? दुबई वाली के। अच्छा, मैंने दुबई वाली कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, उसने आगे लोन दिया हुआ है, यानी मेरा पैसा किसके पास है? ये कहानी सुनना, मतलब गेम अलग है इसमें। ये मेरा पैसा किसके पास है? दुबई वाली कंपनी ने मेरी तीसरी सब्सिडरी को लोन दे दिया जो कि UK और US में बैठी हुई है। यानी मुझे किससे पैसे लेने? दुबई को किससे लेने? UK और, अच्छा UK US ने दुबई को नहीं दिए, हमें भी नहीं मिलेंगे। मैं गया पार्टनर के पास, मैंने कहा सर देखें एक गेम सिखाना है आज, ये गेम बता रहा हूँ आपको,
मैं कहा आप तो क्या मुझसे भी जीते हैं सर। गेम आपको एक बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। ये कंपनी दुबई को फाइनेंस कर रही है, फाइनेंस भी इस तरीके से कि पैसे ही वहाँ गिर रहे हैं और वो अपने पास रखने के बजाय आगे उधार दे रही है। अच्छा, जब वहाँ से पैसे नहीं आएंगे तो इसकी कैपेसिटी नहीं है, इसकी कैपेसिटी नहीं है तो मेरा बैड डेट्स हो गया रिसीवेबल। तो अगर आप उसको इंडिविजुअलिटी में देख रहे थे तो वो पैसा रिकवरेबल है, इंडिविजुअलिटी में देखें तो पैसा। पर मैंने रिस्क असेसमेंट ऐसे कि मैंने बोला देखो इसके पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर बनाया, एक बैठा पूरे मेरे 8 से 9 घंटे लगे, मैंने पूरा एक एक करके टाइप किया, फाइनेंशियल से फिगर निकाली, मैंने कहा इसका रिसीवेबल इससे, इसका पेबल इतना है। और मैंने यूके यूएस की कंपनी की हालत देखी, एवरी ईयर लॉस, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव। तो मतलब उस कंपनी को चलाने के लिए फाइनेंस कौन सी कंपनी कर रही है? दुबई। और दुबई को फाइनेंस, तो अल्टीमेटली मेरा ही पैसा डूबा ना। तो अब ये सारी प्रिपरेशन करके हम सीएफओ के पास गए, मैंने कहा सर आपका रिसीवेबल इम्पेयर्ड है। कैसी बात कर दी तुमने बेवकूफ़ वाली, तुम्हें अकल है या नहीं है? मैंने कहा सर मैं फिर कह रहा हूँ आपका रिसीवेबल इम्पेयर्ड है। 2 बार मैंने प्यार से बोला, कैसी बात कर रहे हो तुम्हें अभी पार्टनर से बात करता हूँ। मैंने कहा करें। कॉल की तो हमारे पार्टनर ने कहा कि यार तुम ये मतलब क्या गेम कर रहे हो हमारे साथ, बेवकूफ़ समझा मैं तुम लोगों ने हमें। तो वो फिर नीचे आ गया, फिर सीएफओ कहता हाँ इम्पेयर्ड है, मुझे पता है। तो ये कैसे पता लगा? रिस्क असेसमेंट समझ के गया ना, बेवकूफ़ी तो नहीं की। अगर फोकस ही नहीं होता तो मैं देखता ही नहीं, आज तक जैसे चलता आ रहा था वैसे चलता रहता। पर देखो ये तरीके हैं ऑडिट के, ये तो ऑडिट करेंगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा नए नए आविष्कार। टारगेटेड ऑडिट है, क्योंकि यू कैन नॉट चेक एवरीथिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। टारगेटेड पे जाओ तो टारगेट एक्सपीरियंस से आता है, जिसको जितना शौक है वो उतना उसमें सीखेगा। तो हमारा तो दिन रात दीन ईमान यही है, यही करता रहता हूँ मैं, तो ये चलता रहता दिमाग के अंदर। बात समझ आई? हाँ जी ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, बात समझ आई? प्रोफेशनल सर इतना शरीफ होते हैं, क्लाइंट धमकी नहीं देता। धमकी दी तो सही, क्या बोला उसने? पार्टनर से बात करता हूँ, वो समझा मैं डर जाऊँगा, पार्टनर को पहले ही बता के आया था मैं। उसको तो कॉन्फिडेंस में लेके आया था ना, उसने कॉल की, उसने उसको बोल दिया भाई तू क्या कर रहा है। बात समझ आई? तो इसने खैर फिर उन्होंने प्रोविजन लिया, उसमें से ½ ऑफ द बिलियन का। उसने बोला चलो ½ बिलियन तो हम रिकवर कर लेंगे। तो उसने प्रोजेक्शन बना के दी, उसने बोला भाई इतने इतने कमाएंगे, इतने पैसे आएंगे तो हमें इतने मिल जाएंगे। तो हमने कहा चलो सही है, 1 बिलियन का प्रोविजन करो। तो उसका जो भी प्रॉफिट था हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? लॉस में। सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। अब फेयर व्यू है, अपनी कमाई उसको दे के बैठे हुए, वो आने नहीं है पैसे, तुम बोल लो सब सही है। बात क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू डू ऑडिट। नहीं होती बेटा, पार्टनर की सेटिंग नहीं होती, दुकान नहीं है ये, ईवा है, ये ईवा है। सही जी, ऐसा नहीं होता, पार्टनर की सेटिंग नहीं होती कभी भी। खैर तुम्हारे पास तो इवन भाई ये मतलब तुम जैसे डॉक्टर हल्फ उठाता है ना कि मैं अच्छे से इलाज करूंगा, तुम्हारा हल्फ ये होता है कि अच्छे से ऑडिट करूंगा। मतलब काहे के तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट यार, अगर तुमने ईमान ही बेच दिया, गलत बात है। सही है जी, चलसी तेरी मतलब सोच ही यही है, गंदी सोच। इधर चलो, खैर आगे सुनो। अब हमने कहा कि भाई चलो यहाँ तक कहानी, जैसे ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद, तो ऐसे बीच में बहुत मौके आएंगे जब मैं आपको रेलेवेंट एग्जांपल्स दूंगा। समझाने का मतलब है प्रॉपर रिस्क असेसमेंट। इफ यू विल नॉट असेस रिस्क यू विल डू गुड ऑडिट और बैड ऑडिट। बैड ऑडिट आपको फिर पता है कि भाई गया ऑडिट हाथ से, आप इफेक्टिव ऑडिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको समझ नहीं है चीज़ों की। क्लियर है? खैर आगे, अब हमने कहा भाई ये भी बात हो गई यहाँ तक। अच्छा, अब बाज़ औक़ात होता ये कि आपने सुना होगा तकरीबन एनपीओ या एनजीओ क्या होते हैं? एग्जैम्प्ट होते हैं फ्रॉम टैक्सेशन। अच्छा, जब ये एग्जैम्प्ट होते हैं फ्रॉम टैक्सेशन, तो इसके ऊपर सर प्रोफेशन में प्रैक्टिकली कितनी करप्शन है? यार देखो, मैंने अपने पार्ट पे तो नहीं देखी। आप ये कहें कि जो छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट, छोटे तो नहीं कहना चाहिए खैर, जो अपनी दुकान खोल के बैठे हुए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं अपना एक फर्म खोल के बैठे हूँ, तो मुझे अगर पैसे कमाने होंगे ना, मैं छोटी छोटी दुकानों की ऑडिट करूँगा जिनको लोन चाहिए। भाई अगर फॉर एग्जांपल एक सोल ट्रेडर है, उसको भी तो लोन मिलेगा ना, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे मिलेगा। फाइनेंशियल कंडीशन कैसे पता लगेगी? हिसाब किताब। अगर हिसाब किताब में देख के ऐसे साइन करके दे दो तो बैंक उसको लोन दे देगा, क्योंकि उस पर एविडेंस किसका है? ठप्पा किसका है? ऑडिटर का। पर ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो ये काम करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि भाई सही है, मेरा रिस्क एपेटाइट कितना, फीस वो कितनी दे रहा है? 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये। हम क्लाइंट से फीस लेते हैं 5 मिलियन, 10 मिलियन, 12 मिलियन, 15 मिलियन।
तो हज़ार और मिलियन में ही देख लो ना कितना फ़र्क है। तो हमें वो नहीं होता। अब जब मैं कोड ऑफ एथिक्स आपको पढ़ाऊंगा तो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर वो कहता है कि अगर आपने अपनी क्लाइंट की फ़ीस कम की हुई है तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। आप जस्टिफाई करें कि आपकी क्लाइंट की फ़ीस और आपका काम मैच होता है, क्योंकि आप खुद देखो, अगर आपको कोई पैसे कम दे रहा है तो आप काम दिल से करोगे या पेल दोगे? पेल देंगे। यही सुनना था चलसी हूँ, नहीं होना चाहिए। खैर मेरी ज़िंदगी का उसूल है काम दिल से करो। मेरी ज़िंदगी का उसूल है रिवॉर्ड अल्लाह पे। नहीं, फीस मिलती है ना भाई, कमीशन क्या मतलब? क्लाइंट एक तो बोल रहा है मेरी गलतियां निकालो, ऊपर से मजीद तुम्हें कमीशन भी दूंगा। वाह। हाँ, अब देखें यहाँ पे एक तो नाम इसमें लेगा सैया सैंडविच। अच्छा, इधर देख ले एक मिनट। तो भाई इसका नाम देखो, सैया सैंडविच। चलो जी, खैर। अच्छा भाई, वो कह रहे हैं पकड़े जाने का रिस्क नहीं होता। भाई पकड़े जाने का रिस्क होता है तो उसकी डिग्री भी चली जाती है, वो तो है ना रिस्क। पर मैं कह रहा हूँ कि बिग 4 कैन नॉट टेक दीज टाइप ऑफ रिस्क। अभी देखो वीडियो पे पेनल्टी लगी है 1.5 मिलियन की। कोई भंड हुआ होगा ऑडिट में, गलती हो गई होगी, मतलब ये नहीं जानबूझ के किया हो सकता है गलती हो गई हो। अब जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुमने रिस्क असेस नहीं किया प्रॉपर, तो तुमसे चीज़ मिस हो जाएगी। अब वो तुम्हें आगे के आगे कहेगा अच्छा पेनल्टी भी लगाई है ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड ने, AOB ने। तो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड ने जब हमारा ऑडिट किया होगा या उनका ऑडिट किया होगा तो उसमें उन्होंने देखा कि यार रिस्क असेसमेंट ये नॉर्मल बंदा भी करता, तुमने क्यों नहीं की, तो उस पर लगा दी पेनल्टी। तो बेसिक उसूल तो पता होना चाहिए ना। तो बेसिक उसूल है ये, तो बेसिक उसूल सिखा रहा हूँ मैं, सही है। हाँ, हम पे यार अब तक नहीं लगी, जब तक मैं हूँ तब तक तो नहीं है। और यार मतलब हमारे पार्टनर्स बहुत कॉम्पिटेंट है माशाल्लाह, इसलिए नहीं कि मैं वहाँ काम करता हूँ, दे आर वेरी जीनियस। मैं बहुत सीखा हूँ उनसे, मतलब समझो एक रिफ्लेक्शन हो उनकी, तो वो बहुत सीखा हूँ। अच्छा, फराज आता है कह रहे हैं सर सम टीचर्स से कि करप्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर भाई, कौन सा बंदा कह रही है? वो तो तुम्हें कहानी सुनाने के लिए कुछ भी कह देगा। कहाँ सुना है पहले ये बताओ? शब्बा ज़ैदी KPMG पे? हाँ तो फाइन लगा था ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी है, फाइन लग रहे हैं, मतलब चेक एंड बैलेंस है। अगर आप देखिए आपका ब्रांड इमेज खराब होगा ना। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान से डिलॉयट चली गई, क्यों गई? यही केसेस थे, मसले थे। डिलॉयट ने बोला भाई हम हाथ नहीं लगाएंगे। EY पाकिस्तान नहीं रही, EY ग्लोबल हो चुकी है, तो हमारी सारी कोऑर्डिनेशन किससे होती है? ग्लोबल से। उसने कहा सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे, क्वालिटी ऑडिट होगा, हमारा भी रिव्यू होता है साथ साथ। जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे साथ में रिव्यू चल रहा होता है, जो ग्लोबल वाले कर रहे होते हैं, ताकि अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो, चेक एंड बैलेंस हो। तो ये चेक एंड बैलेंस है। जैसे इदारा कंट्रोल लगाता है वैसे फर्म भी कंट्रोल लगाती है कि ऑडिट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो खैर आप मतलब अच्छा बन के रहे ना, आपके दिमाग में गंदगी क्यों है कि हम चोर हैं, हम करप्ट हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोले हम अच्छा ऑडिट करेंगे, हम अच्छे से काम करेंगे। सही है जी, सही है भाई। अभी अगर आप लोगों ने सीख ली हो बातें तो आगे चलें। हाँ जी चलें जी। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास NPO NGO एग्जाम फ्रॉम टैक्स होता है, पर उसके लिए वी हैव टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। सही जी। अच्छा यहीं पे रुक के मैं आपसे पूछूं, तो आप इतने चिंतित हो चुके हैं अभी मेरे साथ कुछ क्लासों में कि ये बता सकते हैं क्या रिस्क है? हाँ, आप अभी तो ये सिंपल बोलेंगे देयर इज अ रिस्क द कंडीशंस माइट नॉट हैव बीन फुलफिल्ड, और कंडीशन फुलफिल नहीं हुई भी होगी तब भी टैक्स नहीं पे किया, तब तो पे करना चाहिए ना। तो कल को अगर ऑडिट खुले, इसका कोई और ऑडिट करे, कोई ओवरसाइट बोर्ड आके करे और वो बोले कि भाई ये तो कंडीशन ब्रीच थी, टैक्स पे करना चाहिए था, तो टैक्स वाला उसको लेटर लिखने से पहले आपको लिखेगा बाबू तुम पहले इधर आ जाओ, तुम्हें नहीं पता था कंडीशंस हैं, तो ऑडिट की जिम्मेदारी तुम्हारी लगाई क्यों गई थी? इसीलिए ना कि तुम चेक करके बताओ। तो क्योंकि आपको तो ये पता ही है कि इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हुए आपने फाइनेंशियल्स जमा कराने थे ऑडिटेड FS के बगैर वो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होता। तो वो इसका वजह यही है कि ऑडिटर ने सर्टिफाई किया वो। अच्छा, ऑडिटर की सर्टिफिकेशन बैंक भी खुश है, शेयर होल्डर भी खुश है, रेगुलेटर भी खुश है, और जब उसमें कोई भंड निकले तो सब खुश नहीं है।
सब हमारे ऊपर के भाई तुम क्या किए होते हो। तो ये जिम्मेदारी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़र के लिए बनाए जाते हैं और यूज़र एक से ज़्यादा हैं, तो आप सबको अकाउंटेबल हैं। सही जी, पर अगेन आप रीजनेबल एश्योरेंस कह रहे हैं तो रीजनेबल काम भी करें। खैर, अब कंडीशंस क्या क्या होती हैं ज़रा वो देख लेते हैं, पहले यही देख लेते हैं। अच्छा, कंडीशन वो कहता ही है कि बाज़ औक़ात क्योंकि एनजीओ होता है ना, तो एनजीओ के केस के अंदर वो कहता ही है कि भाई आपने अपने जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं, आपने अपने एडमिन एक्सपेंस, एक ऐसे ही बता रहा हूं, 10% ऑफ डोनेशन से एक्सीड नहीं करने चाहिए। वो कह रहा है 10% ऑफ डोनेशन से एक्सीड। अच्छा, ये इसलिए लगा दी गई कंडीशन कि एक एनपीओ का मकसद एनपीओ के तौर पे ही हो कि भाई आप जब पैसे लेकर आ रहे हैं तो आपके एडमिन एक्सपेंस, अच्छा देखो मैं वो खर्चों की बात नहीं कर रहा जो एनपीओ जिसके लिए बनाया गया है, वो तो होंगे, पर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे लिए वहाँ के लोगों की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो कह रहा है इसको आप मतलब कंट्रोल में रखेंगे, इसको आप कंट्रोल में रखेंगे। ये एक्सपेंसेस कंट्रोल में होंगे तो आपका टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो मुझे ये लगता है कि जब ऐसे हालात वाक़यात होते हैं तो देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट ऑफ, और देयर इज ऑल्सो अ रिस्क ऑफ मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ऐसा ही है ना, तो हम ये कहेंगे कि देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस और मिस क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका होगा रिस्क फैक्टर और सवाल से उठाएंगे कि टैक्स ऑफ एनपीओ इज एग्जेम्प्ट ड्यू टू सर्टेन कंडीशन, सो देयर इज अ रिस्क दैट एनपीओ माइट अंडरस्टेट एडमिन एक्सपेंसेस और मिसक्लासिफाई एडमिन एक्सपेंसेस टू सम अदर एक्सपेंसेस। तो आप जब ऑडिट कर रहे होंगे तो आपने एक चीज़ पे तो ख्याल रखना है कि एडमिन एक्सपेंसेस को ऑडिट देख के करना है कि उसमें अंडर स्टेटमेंट ना हो। अब आपके दिमाग में क्योंकि हमने ऑडिट सीखा नहीं है करना, तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसको ऑडिट पकड़ने का तरीका क्या है कि अंडर स्टेटमेंट ना हुई हुई हो। तो उससे इंक्वायरी से भी पता लगता है, पिछले साल को देख के भी पता लगता है, आप इन्वायरमेंट को देख के भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि जनरल इन्फ्लेशन 10% है तो इलेक्ट्रिसिटी तो वैसे ही इंक्रीज होगी ना। तो आप कह सकते हैं कि मैं नॉर्मली भी अप्लाई करके देखूं तो ये एक्सपेंस उससे ऊपर चला जाता है, तो मिनिमम एक्सपेंस तो उतना होना चाहिए ना जो कि दिख नहीं रहा। तो ये ऑडिट करने के तरीके हैं वो हम सीखेंगे आगे, बात समझ आई। और ये जनरल इन्फ्लेशन का भी आपको कैसे पता लगेगा, एनटीडी की अंडरस्टैंडिंग से एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट की। तो आपने कहा भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस आप खुद देख लें, अगर हमारे घर का बिल भी पहले एसी के बगैर 3000 आता था, अब 7000 आ रहा है, तो डबल द प्राइसेस है ना। तो क्या ये एनपीओ कौन सा मीटर लगा के बैठा हुआ है जो इसका इंक्रीज़ नहीं हो रहा। बात क्लियर है? चलें जी, ये भी बात हो गई। फिर बाज़ औक़ात कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपने शायद टैक्स में पढ़ा है नहीं पढ़ा, विथहोल्डिंग एजेंट। जब आप किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं तो उसके पैसे रोक लेते हैं और आप उसको जमा करा देते हैं गवर्नमेंट के पास। तो बाज़ औक़ात इन पे कंडीशंस ऐसी लगाई जाती हैं कि भाई आप जब भी पेमेंट करेंगे बीइंग अ एनपीओ, पीपी परचेज करने के लिए, कुछ भी परचेज करने के लिए, तो आपको विथहोल्डिंग एजेंट करार दिया गया है, आप उसमें से पैसे काट के हमारे पास जमा कराएंगे। अगर आपने इसमें नेग्लिजेंस की तो आपका टैक्स जो एग्जेम्प्ट हुआ है वो टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट आपसे ले लिया जाएगा। तो अब इसमें क्या रिस्क है? देयर इज अ रिस्क दैट प्रॉपर विथहोल्डिंग टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड बाय द एनपीओ। ऐसा ही है, तो ये भी रिस्क है। यानी देखो कंडीशंस की बात है, आप अगर फोकस कंडीशंस पे करेंगे, भाई कंडीशन मीट नहीं होगी तो मेरा टैक्स आना चाहिए जी। हाँ, सवाल में होंगी तब तो। अगर अच्छा, अगर सवाल में आपको फिर भी लिखना हो, अगर लेट से ये इनका मैं ऑनलाइन मतलब बताता हूँ, इनका सवाल ये है कि ये जनरल कंडीशन तो नहीं है। अच्छा, वैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ये बात तो तय है कि एक्सपेंसेस को कटेल किया हुआ है, वो होंगे तो एग्जाम्शन मिलेगी। तो आप जनरली भी लिख सकते हैं कि देयर इज द रिस्क दैट द एनपीओ माइट हैव ब्रीच द टैक्स एग्जाम्शन कंडीशंस, एज अ रिजल्ट टैक्स माइट नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड। तो वो आप एक जनरल पॉइंट लिख सकते हैं। सही है जी। सर इसमें ओवर स्टेटमेंट डोनेशन का भी रिस्क है ना। अच्छा देखो, ओवर स्टेटमेंट डोनेशन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर रिसीवेबल तो बुक होता ही नहीं, जो है वो कैश है। हाँ, अनलेस के देखो यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं है ना जिससे मैं मैच कर रहा हूँ। अब बात समझें भाई, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीव मैं डोनेशन क्यों दिखाऊंगा,
कैश वाली मैं, हाँ ओवर स्टेटमेंट डोनेशन वो दिखा सकता हूँ इन काइंड वाली, कैश वाली तो जो है वही रिकॉर्ड होगी, उसमें तो कोई पंगा नहीं है ना। क्लियर है जी? कौन सी वाली? देखो विथहोल्डिंग टैक्स, वो कह रहा है कि भाई अगर आप लेट से इससे आपने पीपी परचेज किया तो आप पीपी परचेज करते वक्त वो कह रहा है कि भाई इसकी जो तुम प्राइस पे कर रहे हो उसका 10% रोक लेना। अच्छा 10% रोकने में ना उसका नुकसान है ना तुम्हारा नुकसान है। वो तुम क्या करोगे, अपना ट्रेड पेबल डेबिट जो भी तुम्हें उसको पे करना है, सही, उसको 90 रुपये पे करोगे 100 रुपये में से, और 10 रुपये तुम कर दोगे पेबल टू गवर्नमेंट। वो सामने वाला बंदा क्या करेगा जिसका तुमने टैक्स रोका है, रिसीवेबल क्रेडिट करेगा, कैश डेबिट करेगा 90 से, और एडवांस टैक्स टू गवर्नमेंट 10 रुपये। जब वो अपना रिटर्न फाइल करेगा तो बोलेगा गवर्नमेंट को 10 रुपये तो तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ, बकाया लो मुझसे। और 10 रुपये वो कैसे दे चुका है? एडवांस में। उसने दिया या हमने जमा कराया? हमने जमा कराया। तो ये नुकसान नहीं है, साल के आखिर में हिसाब किताब होता है कि भाई इतने पैसे, इतना मेरा टैक्स बनता है, इतना मैं आपको दे चुका हूँ। ये इसलिए होता है ताकि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं अपने कैश फ्लो को मैनेज करे कि कैश आता रहे और साल के आखिर में रिटर्न फाइल हो जाता है। क्लियर है? नहीं, टैक्स क्रेडिट नहीं है, दिस इज नॉट अ टैक्स क्रेडिट। तो टैक्स क्रेडिट तो आपको फायदा होता है बेटा, टैक्स क्रेडिट आपको फायदा, दिस इज नॉट द बेनिफिट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अमाउंट दैट यू हैव ऑलरेडी सेटल्ड। आप कह रहे हो 20 रुपये का टैक्स बनता है, 10 रुपये पे करूँगा, 10 रुपये बाकी पे करूँगा। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन में तो यहाँ तक कोई मसला, जल्दी बता दो सारे बच्चे। हाँ, कंडीशन ये होगी कि जितने भी जहाँ जहाँ आपने विथहोल्ड करना हो वहाँ विथहोल्ड कर चुके हो। अगर नहीं किया तो वो कंडीशन क्या हो गई? ब्रीच हो गई। तो वरना बीइंग एन ऑडिटर आप उसको कहोगे टैक्स बुक करो भाई, कल को टैक्स अथॉरिटीज़ ने अगर ये पकड़ा ऑडिट में तो हमारी मसला है। क्लियर है? और आप खुद देखो, अगर ये आपको चीज़ नहीं पता हो, अच्छा इसको ऑडिट कैसे होता है तो ये भी सीख लो, प्लीज़ सुनना है ये फोकस के साथ। इसका ऑडिट कैसे होता है? जब आप इस चीज़ को वेरीफाई करने लगते हैं ना तो आपने एक काम करना होता है, आप ये देखते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कौन कौन सी पेमेंट्स पे आपको विथहोल्ड करना था। तो जब आप एक्सपेंसेस को वेरीफाई कर रहे होंगे ना, पेमेंट्स को, तो आप अपने दिमाग में ये रखेंगे कि ये पेमेंट उससे मैप हो रही है। यानी लेट से अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है और आप पीपी की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो उसने कहा था पीपी को खरीदते वक्त अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से बाय कर रहे हो तो उसका 15% का टैक्स विथहोल्ड करना, और रजिस्टर्ड से डील कर रहे हो तो 10% का। तो आपको ये तब पता लगेगा ना जब आपकी रिस्क असेसमेंट हुई भी होगी। तो उस ऑडिट के वक्त, उसकी चेकिंग के वक्त आपने ये मेक श्योर करना है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है सामने वाला तो 15% विथहोल्ड करना। तो आप बोलेंगे सर ये हमें कैसे पता लगेगा अनरजिस्टर्ड है, उसका एनटीएन नंबर नहीं होगा। तो आप उसकी कंपनी का नाम डालेंगे उसकी एफबीआई की साइट के ऊपर, वो अनरजिस्टर्ड में आ रहा होगा, उसका नाम ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड है तो उस पर टैक्स कितना लगना चाहिए? तो दिस इज हाउ यू डू अ प्रॉपर ऑडिट, कि आपने पूरी अच्छा अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप बोलोगे अच्छा 10%, हाँ भाई इनवॉइस में कहते वो जो मैंने बताया बंदी करके आई थी कि 10% है तो 10% है, हाँ सही है, क्योंकि उसने किया हुआ ना। तुम तो उसी की चीज़ को देख के, आपका रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस क्या होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। वो तो जो उसने किया हुआ वो तो है ही। एक और कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। एक बच्चे ने, मैंने कहा कि भाई तुम ये देखो, मैं तुम्हें अभी रिसेंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, किया क्या, बैंक रिकन्सिलिएशन का आइडिया है? पक्की बात है ना, भूले तो नहीं हो? ओके जी, ओके, हाँ रिकन्साइल करते हैं। अच्छा भाई, हुआ क्या एक क्लाइंट के ऊपर, मैं तुम्हें लिटरली अभी कुछ दिनों पहले की एग्जांपल बता रहा हूँ। किसी क्लाइंट पे हुआ क्या कि भाई हमारे पास बैंक बैलेंस आ रहा था, सही जी, 200 मिलियन का। कंपनी ऐसी बात इतना तो रखती हैं, 200 मिलियन का बैंक बैलेंस आ रहा था, सही जी, मेरी बुक्स के अंदर। अच्छा, और मेरी बैंक स्टेटमेंट के अंदर आ रहा था 120 मिलियन। कितना ज़्यादा? 80 मिलियन। अच्छा, मुझे देख के ही डाउट हुआ, अच्छा हो सकता है रिकनसाइलिंग आइटम इतने हों। ये अभी शो कर रहा है अनक्लियर चेक्स। ये क्या शो कर रहा है? पर मसला ये कि जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ ना, उसका ईयर एंड है 31 दिसंबर। आज 31 दिसंबर को गुजरे हुए कितना टाइम हो चुका है? 3 महीने। कितने महीने? कहानी सुने खाली आप, 3 महीने हो चुके हैं 31 दिसंबर को गुजरे हुए। अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए ना। अच्छा, अब मैंने अपने बच्चे को बोला कि भाई मुझे बता रिव्यू करवा। उसने कहा कि भाई बैंक बैलेंस हमारे पास एज पर लेजर 200 मिलियन, बैंक स्टेटमेंट में 120, 80 मिलियन का डिफरेंस है। उसने कहा सर 80 मिलियन के अनक्लियर चेक्स हैं। मैंने कहा अच्छा सब्सिक्वेंटली क्लियर तो हुए होंगे ना। उसको ऑडिट करने का तरीका ये होता है कि आप
कंपनी से ईयर एंड के बाद वाली बैंक स्टेटमेंट मांगे, उसके अंदर वो पैसे आ गए होंगे ना, पक्की बात है, ये कहानी समझ आ रही है, उसके अंदर पैसे आ गए होंगे ना, तो मतलब वो जेन्युइन थे। अच्छा, मैंने कहा कि 3 महीने में गिरे पैसे, बोले नहीं सर नहीं गिरे पैसे। तो मैंने कहा भाई कहाँ गिरे? बोला सर पता नहीं है, तो रिकनसाइलिंग आइटम आ रहा है। मैंने कहा अजीब, तू बेवकूफ़ आदमी है यार। बोला सर मैंने एंट्री वेरीफाई की है, इन्होंने क्या किया, सुनना बोल क्या रहा है, बोल रहे मैंने एंट्री वेरीफाई की है, इन्होंने बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट किया है, बैंक डेबिट। तो मैंने कहा चलसी वो तो उसकी एंट्री है ना, उसको तू ऑडिट करने गया, उसी को देख के क्या बोल रहा सही है? तो उसने बोला सर यार ये मेरे को बात नहीं समझ है। मैंने कहा भाई खुदा के बंदे, उसने हरकत ये की हुई है कि बैड डेट एक्सपेंस से बचने के लिए आखिर में फेक एंट्री मारी हुई है कि पैसे आ गए हैं जबकि आए नहीं है। तो ये ऐसे लोग, तो ऐसे तो तभी तो बैंक रिकंसिलिएशन से इतनी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। बोल रहा अरे अच्छा सर, मतलब ये तो 3 महीने से रिसीवेबल ही नहीं बुक करके बैठा हुआ। मैंने कहा आप उसको वापस बुक करवा। फिर मैंने क्या किया, वापस से एंट्री रिवर्स करवाई। मैंने बोला आप वापस से बैंक को करें क्रेडिट और रिसीवेबल को डेबिट, क्योंकि वो कभी चेक आया ही नहीं था। वो बोल रहे सर वो कह रहा चेक है। मैंने कहा लेके आ जा, आज तू भी यही है मैं भी यही हूँ। अच्छा, उसने बोला चेक मिल नहीं रहे, मैं एंट्री रिवर्स कर देता हूँ। तो मैंने कहा कर ले भाई, मेरा मकसद क्या है, सही करवाना, सही करा लिया। तो अब मैंने कहा कि वो इतने लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस थे, उसको मैंने प्रोवाइड करवा दिया। तो समझने की बात यह है कि ऑडिट इस तरीके से चलता है। वो लोग सिखाने की बात बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ तक क्लियर? यानी एक एविडेंस देना था आपको सिखाने के लिए कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एविडेंस रिलायबल होता है, उसकी एंट्री को तो वेरीफाई करना, वो चलसी उसकी एंट्री को देख के बोल रहा सही है, सही है, ये बात समझ आ गई। चलें, इसका एक आखिरी मरहला, एनजीओस के अंदर यूजुअली वॉलंटियर्स काम कर रहे होते हैं। एनजीओस के अंदर यूजुअली वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं। क्या होता भी ऐसा कि वॉलंटियर करूंगा भाई, जाके मैं बैठ जाऊंगा, पैसे नहीं लेते को फलाह बहबूद के लिए, ऐसा है? अच्छा भाई, और बहुत लिमिटेड स्टाफ होता है, और बहुत अच्छा, जब लिमिटेड स्टाफ होता है ना, तो आपके पास सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं होती। एक चीज़ बताता हूँ उसका मतलब क्या है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब ये है कि अगर मैं आज अपने ARTD के काउंटर के ऊपर एक ही बंदा बिठा दूं जो ID का एक्सेस दे और पैसे ले और रिकॉर्डिंग करे, तो फ्रॉड हो जाएगा और गलतियां भी होंगी। फ्रॉड और गलतियां दोनों हो सकती हैं। फ्रॉड कैसे होता है सुनना भाई, अगर मैंने तो कंट्रोल लगाया हुआ ना, यहाँ पे कंट्रोल क्या है, पैसे लेने वाला अलग, ID इशू करने वाला। आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि आप जब फीस पे करते हैं तो वो बोलते हैं अंदर जाओ ID ले लो। हम दिन के आखिर में क्या करते हैं, जितनी ID इशू हुई है और जितने पैसे हैं उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, और ये रिकंसाइल एक थर्ड बंदा करता है, तीसरा बंदा जो कि इस काम में इन्वॉल्व। अच्छा, अगर इसी काम में इन्वॉल्व वो किसी से भंड लग गया तो वो कभी खुद थोड़ी ना बताएगा मैंने गलती की है। नहीं आई बात समझ? तो ये है सेग्रीगेशन ऑफ, हर काम करने वाला बंदा अलग, तो इससे फ्रॉड या एरर डिटेक्ट हो जाता है। एनजीओज में अगर आपको ये पता लगे कि एनजीओ के किसी भी इदारे में कि एक ही बंदा है जो सारा काम करता है, तो क्या एरर के चांसेस ज़्यादा हैं और फ्रॉड के चांसेस भी ज़्यादा हैं? क्योंकि ऐसी बात है, एक ही बंदे पे सब काम डाल दोगे तो वो सही परफॉर्म नहीं करेगा। पहले तो यहाँ तक क्लैरिटी है, पक्की बात है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनपीओ और एनजीओ। अब मैं खाली आपको एक सवाल दिखाता हूँ, सिर्फ आप रीड करें और आपको समझ आता है नहीं आता सिर्फ ये बताइएगा मुझे। सही जी, हमने कहा अमीर वेलफेयर ट्रस्ट इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड 3 डेली मील्स टू द अंडर प्रिविलेज सिटीजन ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन देते हैं और 3 वक्त का खाना। आगे जी, डोनेशन कलेक्शन कियोस्क हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एट वेरियस पब्लिक स्पॉट्स विच कलेक्ट डोनेशंस प्रीडोमिनेंटली इन कैश। यानी प्रीडोमिनेंटली इन कैश अगर वो ये लेके आ रहे हैं तो आप मुझे बताओ इसमें कोई रिस्क है? रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। तो आपने लिख दिया। अच्छा, फिर लिखने का तरीका क्या होगा सब बता दो एक साथ। Since donations has been collected via kiosk in cash through donation boxes, there is a risk of misappropriation of cash। सीधा सीधा लिख दिया, आपके नंबर आ गए। आगे देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जैसे किसी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जिसके तहत ये ट्रस्ट बना गया है। अब आईकैप के भी बाय लॉज है ना,
जो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई ये पेपर इसके साथ नहीं दे सकते, ये नहीं हो सकता, 6 महीने में पूरा करना है, 2 साल में, ये सारी चीजें, तो ये भी इसके कानून है। आगे, एडमिन कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड, तो क्या इसमें कोई मसला है? क्या मसला है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस और मिस क्लासिफिकेशन, वेरी गुड यार। अच्छा, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन AWT, अच्छा बोल रहे क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन है, AWT ने एम्प्लॉय किए हुए हैं ओनली वन अकाउंटेंट जो कि पार्ट टाइम बेसिस पे काम करता है। सेग्रीगेशन ऑफ, as there is only one employee who is responsible for everything, there is a lack of segregation of duties and there is a risk of high errors। ज्यादा एरर का मसला है ना, क्योंकि एक ही बंदा सब कर रहा है, एरर और फ्रॉड दोनों। अच्छा भाई आगे, कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर ये बताता है कि AWT जो है मेंटेन करेगा सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर डोनेशन कलेक्टेड फॉर एजुकेशन एंड, ये मैंने सिखाया नहीं है पर तुमने बता दिया, मजा आ जाएगा। हाँ जी, एक मिनट, खाली मैं इसको अंडरलाइन कर लूँ। ये उसने क्या किया हुआ कि भाई दो चीज़ों के लिए अलग अलग क्या रिस्क है, मैं तो थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस। रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो चीज़ जिसके लिए पैसे मिले वही इस्तेमाल हो। तो क्या ऐसा हो सकता है मील के पैसे एजुकेशन में, एजुकेशन के मील में, ऐसा है? तो यहां से रिस्क क्या निकलता है? वेरी गुड, तो उसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? मिसक्लासिफिकेशन। देयर इज अ रिस्क दैट कैश रिसीव फॉर मील्स माइट बी यूज फॉर एजुकेशन एंड कैश रिसीव फॉर एजुकेशन माइट बी यूज फॉर मील्स, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है, आपने जो डेफर्ड लायबिलिटी रखी होगी तो डेफर्ड लायबिलिटी फजूल में रिवर्स कर रहे होगे। बात समझ आ रही है? तो ये भी आपका एक रिस्क है कि गलत अकाउंटिंग हो जाएगी। क्लियर? और अगेन, अगर मुझे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पता है तो ही मैं पता लगा सकता हूँ, यानी रिस्क तो अकाउंटिंग का है ना, सही ना? ये तो हमें पता लग गया, पर रिस्क तो अकाउंटिंग का है कि जो डेफर्ड रिवर्स होना चाहिए वो नहीं हो रहा, दूसरा हो रहा है, तो बैलेंस गलत रिपोर्ट हो रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा। आगे, वेरी गुड। डोनर्स आर रिक्वेस्टेड टू मेंशन द पर्पस ऑफ डोनेशन। वो कह रहा है कि जो डोनर्स हैं, जो पैसे देते हैं, वो पर्पस ऑफ डोनेशन लिख के दें। तो जाहिर सी बात है, पर्पस ड्रिवन डोनेशंस हैं, तो यही तो रिस्क है कि जिस पर्पस के लिए दिया उसके लिए इस्तेमाल ना हो रहा हो, तो ये भी आपका रिस्क है। बीइंग एन ऑडिटर आप देखेंगे इस चीज़ को। आगे, डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस कैन नॉट बी स्पेंड फॉर, तो ये हमने अभी डिस्कस की पूरी कहानी कि भाई अगर एक डोनेशन रिसीव हो रहा है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, माइट बी यूज फॉर सम अनदर पर्पस, तो इसके लिए अच्छा, इस अगर तुमने ये भी बता दिया तो मजा आ जाएगा भाई। इस एनपीओ के यूजर्स कौन है? डोनर्स। वेरी गुड, डोनर्स। और डोनर्स किस चीज को देख के पैसा देंगे कि कितना बैलेंस अभी बचा हुआ है? अब वो डोनर देख, बात समझिएगा, एजुकेशन के लिए पैसे दिए उसने, अब वो देख रहा है भाई एजुकेशन में कम पैसे बचे हैं, जबकि एजुकेशन पे खर्च ही नहीं हुए, तो वो एजुकेशन के लिए जो डोनर पैसा दे रहा है, क्या उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ? यस, जो कि उसने लिया इस फाइनेंशियल्स की बेस के ऊपर। वो देख रहा है अच्छा यार डेफर्ड लायबिलिटी कम बची है, मतलब सारे पैसे यूज हो चुके हैं, जबकि वो यूज मील में हुए हैं। वाइस वर्सा भी कर लो, मील के पैसे दिए हुए एजुकेशन में यूज हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार खाने के लोगों के पैसे नहीं, और डाल दो पैसे, तो वो जो यूजर है उसका डिसीजन क्या हुआ? इन्फ्लुएंस हुआ, जो कि किसके बेस पे लिया गया था? फाइनेंशियल्स के बेस के ऊपर। बात क्लियर है? तो सर अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने ऑब्वियसली ये बात भी समझ ली, मैं खाली आपको रीड करवा देता हूँ। हाँ भाई, पहला क्या लिखा हुआ है? डोनेशन फॉर फूड इज रिकॉर्डेड इन डोनेशन फॉर, और सीधा सीधा हिसाब किताब है। आगे, कॉन्ट्रीब्यूशन आर स्पेंड ऑन, यानी आप एजुकेशन वगैरह जो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो ये भी एक मसला है। आगे, अच्छा एक और चीज़ है, आप जब एनपीओ को ऑडिट करने जाना तो आपने देखा कि भाई एजुकेशन के फंड में से पैसा निकला है, तो उसको ऑडिट करने का तरीका है, आप जब इनवॉइसेस वेरीफाई करेंगे तो उसमें ये G26 के बिल नहीं आने चाहिए, पिज़्ज़ा हट के, डोमिनोज के, उसके अंदर एजुकेशन किसी स्टोर का वो होना चाहिए स्लिप, किसी बच्चे की स्कूल की फीस होनी चाहिए, तो वो आपने अकलमंदी से काम लेना है। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चे को तुमने फारिग बच्चे को उठा के भेज दिया, उसने बोला मैंने खर्चे देख लिए, बोला हाँ देख लिए, क्या था खर्चों में? सर पिज़्ज़ा खा रहे थे। तो मैंने कहा भाई पर्पस ड्रिवन है, पर्पस, फिर इनवॉइस भी पर्पसफुल होनी चाहिए। तो ये तुम्हें पता तब लगेगा जब तुम सोचोगे, समझोगे, रिस्क असेस करोगे।
देख के जाओगे ना भाई ये पर्पस है, अगर इस फंड से पैसा हुआ है तो एजुकेशन के लिए होगा, इस फंड से हुआ है तो मील के लिए होगा। तो एंट्री को ट्रैक करना होता है कि जो एंट्री डेबिट हुई है उसके अगेंस्ट में ही होगा। क्लियर है? आगे अच्छा भाई, अब मैंने कहा कि देयर इज अ रिस्क दैट मनी स्पेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रिकॉर्डेड एज, तो आप ये भी लिख सकते हैं ना कि देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस और मिसक्लासिफाइड। आगे जी, सिंस ओनली 1% इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द अकाउंट देयर इज अ लैक ऑफ and hence risk of fraud or error. आगे, since there is no full-time person to look after the account, there is a risk that transactions are not recorded on a, भाई एक ही बंदा है तो एक दिन में कितनी एंट्री कर लेगा, तो वो भी मसला है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी। तो समझाने का मकसद ये था कि भाई अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टू एनपीओ सवाल आ जाए तो वो भी आप हैंडल कर सकते हैं। बात क्लियर है? आज की क्लास को इतना रखते हैं, अगली क्लास से हम चले जाएंगे एनालिटिकल प्रोसीजर पे। मैं आपको सिखाऊंगा एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैसे निकालते हैं मार्केट से लिंक करके कि भाई हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये बनना चाहिए, और अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये नहीं बनना तो मतलब वहाँ पे मसला है। सही जी, मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। 2 ही हैं बिल्कुल जी हसन, टारगेट देगा भाई का कहता है। नहीं सोल्यूशन है आखिर में, पीछे होंगे। पीडीएफ भिजवा देता हूँ मैं, सोल्यूशन भिजवा देता हूँ, नहीं है इसमें, सोल्यूशन भिजवा देता हूँ आज। सही है, मुझे उस पर भेज दो जानी, ये तस्वीर खींच के उस पर भेज दे हसन व्हाट्सएप पे, मैं रास्ते में जाते हुए बताता हूँ। सही है। अच्छा फराज कह रहे हैं सर हमारा चैप्टर कितना हो गया? अब ये चैप्टर आपका एंड के ऊपर है, अब हमारा शुरू होगा एनालिटिकल प्रोसीजर। कल बुक रीडिंग भी होगी और ये आगे भी लेके चलेंगे। सही है जी, मतलब अब आप अनगिनत सवालात करते रहें। अच्छा मैं अगेन कह रहा हूँ टू बी वेरी क्लियर, ये कोई वो लॉलीपॉप नहीं है कि मैं बोल दूँ कि भाई हाँ हो गया चैप्टर। देखो रिस्क असेसमेंट एक दुनिया है जो कि सिर्फ बेसिक 315 से बनती है या इंटरनल कंट्रोल और एनालिटिकल प्रोसीजर से भी। फ्रॉड का ऐसा अलग है, ये सारे चैप्टर्स मिला के रिस्क बनता है। तो ये नहीं कहूँगा रिस्क खत्म हो गया, हाँ 315 की हद तक खत्म हो गया। सही है जी, मिलते हैं जी अगली क्लास में। अगले हफ्ते प्रिंटेड बुक अवेलेबल हो जाएगी। सही है, या इसी हफ्ते कोशिश करता हूँ सैटरडे तक। हाँ पास पेपर कर सकते हैं, बट अगेन वो पास पेपर करो जो मैं करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। किसी सवाल में एनालिटिकल प्रोसीजर आ गया तो कैसे करोगे, तो वो मिक्स है ना, तो मेरे साथ साथ चलो मेरी सीक्वेंस में।